वेलकम बैक फ्रेंड, आपके यूट्यूब चैनल इंडलस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और हमारा प्रवेश यानी इन्वायरमेंट ईबीएस से रिलेटेड जो एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है क्लास थर्ड से लेकर क्लास 8th तक। इसमें जो है यूपी में जो परिषदीय विद्यालयों में किताबें चलती हैं उससे और सीटेट के लिए जो है एनसीईआरटी बेसिस जो एक समरी ये सीरीज चलेगी हमारा पर्यावरण का। इसमें यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट या वनडे एग्जाम जो भी होते हैं उसमें इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर यूपी टेट सी टेट की हम बात करें तो 30-30 क्वेश्चन होते हैं, और अगर सुपर टेट की बात करें तो उसमें भी पर्यावरण का रोल होता है। तो इसलिए हम लोग जो है बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसको। तो आज हमने क्लास थर्ड को लिया हुआ है, और क्लास थर्ड में जो महत्वपूर्ण चैप्टर आएंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे, उसका हम लोग मतलब एक तरीके से डीप डिस्कशन करेंगे जो महत्वपूर्ण चैप्टर रहेंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार चैप्टर क्या क्या है। देखिए, इसमें हम लोगों को सभी चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। जैसे क्लास थर्ड का ये है, आप देख लीजिए, इसमें जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो ये है। 5th नंबर का जो है हमारा भोजन, इससे थोड़े बहुत टॉपिक देखने रहेंगे हम लोगों को। पशु पक्षियों का भोजन, इससे थोड़े बहुत टॉपिक देखने रहेंगे। यातायात के साधन जो हैं, यातायात के नियम जो हैं, और संचार के साधन जो हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 यानी 5th चैप्टर हमको कंप्लीट देखने क्लास थर्ड में, जो हमारे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये देखिए थोड़ा बेस से स्टार्ट हो रहा है, तो क्लास थर्ड में उतना नहीं है। आप उस लेवल को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगी, जो आपको कभी भूलने नहीं देगी, या लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। तो चलिए अब वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर देखेंगे हम लोग क्लास 5th का, हमारा भोजन। तो ये चैप्टर 5 आ गया हमारा भोजन। इससे संबंधित हम लोग अब महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। पूरा पेज हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर हमारा भोजन पाठ है, और ये यूपी परिषदीय विद्यालय की किताब है, क्लास थर्ड की है। और यहाँ पे तरह तरह के भोज्य पदार्थ जो होते हैं। अब भोज्य पदार्थ हमारे शरीर को 3 रूपों में पोषण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि भोज्य पदार्थ जो है हमारे शरीर को 3 रूपों से पोषण करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो है ऊर्जा देने वाले पदार्थ, ठीक है ना। फर्स्ट जो आ जाएगा ऊर्जा देने वाले पदार्थ। ये कौन से पदार्थ होते हैं? वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को काम करने की ऊर्जा देते हैं। वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को काम करने की ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। अब यूपी टेट में ऐसे पूछ सकता है कि निम्न से भोज्य पदार्थ कौन से हैं, यानी भोज्य पदार्थ का यहाँ पे दे देगा। कुछ और आगे चल के जो हमारे वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं उनसे संबंधित एग्जाम्पल दे देगा। तो पहले हम लोग पूरी चीज़ देख लेते हैं। भोज्य पदार्थ तो है ही है, सभी खाने वाले हैं। तो भोज्य पदार्थ में कौन कौन से भोज्य पदार्थ आ जाएंगे जो हमारे शरीर को काम करने की ऊर्जा देते हैं? जैसे क्या क्या है इसमें? तेल है आपका, घी है, गुड़ है, रोटी है, दूध है, अंडा है, मक्खन, चावल इत्यादि जो हैं ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को काम करने की ऊर्जा देते हैं। ये भोज्य पदार्थ जो है ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट एक क्लियर कर लीजिए कि ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं, उनको क्या कहते हैं, और वो कौन कौन से हैं। तो वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को काम करने की ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे तेल, घी, गुड़, रोटी, मक्खन, चावल, दूध, अंडा इत्यादि। सेकंड हम देखते हैं वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ। सेकंड जो है हमारा वृद्धि, ठीक है ना, करने वाले भोज्य पदार्थ। ये कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं? वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं, वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे दालें और दूध। अब दूध जो कि यहाँ पे है, और दूध आपका इसमें भी है, ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थों में भी है। तो यहाँ पर वृद्धि करने वाले में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे आपका हो गया अखरोट, मूंगफली, दाल, मछली, चने, मांस, दूध, अंडा इत्यादि। ये जो है क्या है? वृद्धि करने वाले भोज्य पदार्थ हैं। यानी वो भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि करने में, यानी हमारे बॉडी को जो डेवलप करने में मदद करते हैं, वो ये भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। और जो इंस्टेंट हमें एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं, वो ये कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब थर्ड आता है रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं। तब रोग से बचाव करने वाले कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं? यानी वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे इसमें से क्या आ जाते हैं? वेजिटेबल्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, फल और सब्जियां आ जाती हैं, दूध आ जाती हैं, मछली आ जाती हैं, ठीक है ना, अंडा आ जाता है। ये सभी पदार्थ जो क्या है हमारे रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे इसमें बन सकता है? क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है आपसे कि रोगों से बचाव करने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अब जैसे फ्रूट्स दे दिया, वेजिटेबल्स दे दिया, उसके बाद फिर और दूसरे टाइप वाले भोज्य पदार्थ दे दिए, उसमें से हमको सेलेक्ट करना रहेगा। तो इस टाइप से हम जो है
क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हो। यूपी टेट में देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन को देख लिया जाए, हटा दिया जाए अगर 1-2% क्वेश्चन को जो डिफिकल्टीज लेवल के होते हैं, बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ऑन एवरेज क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, कच्चा पक्का ठोस पदार्थ से हमको मतलब नहीं है। अब हमारा जो सेकेंड चैप्टर था वहाँ पे, जो हमें 4 या 5 चैप्टर पढ़ने थे क्लास थर्ड में सिर्फ, उसमें से दूसरे नंबर का जो चैप्टर हमारा है यहाँ पे, पशु पक्षियों का भोजन एवं सहायक अंग। अब इसमें से हम लोग को क्या क्या देखना है, सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उसी पे मैं डिस्कस करूँगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी ये आपको रहेगा, इन्वायरमेंट का ये सेक्शन है। अब यहाँ पे देखिए, गौरैया की चोंच जो होती है, जो स्पैरो होती है, यानी गौरैया पक्षी जो है, ये एक तरीके से विलुप्त श्रेणी में इसे रखा जा रहा है और इसकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो इनकी चोंच जो होती है वो नुकीली और छोटी क्यों होती है, ठीक है ना? वो इसलिए होती है क्योंकि उन्हें अनाज के दानों को छीलने और फोड़ने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन ऐसा भी पुटअप हो सकता है कि गौरैया की चोंच छोटी और नुकीली क्यों होती है, उसके कई तरह तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इसलिए होती है छोटी और नुकीली कि अनाज के दानों को छीलने और फोड़ने में उन्हें सहायता मिलती है, ठीक है ना? अब एक सेकेंड इसमें टॉपिक आ जाएगा कि शक्कर खोरा एक पक्षी होता है, ये देख लीजिए शक्कर खोरा, जो कि मकरंद यानी फूलों के पुष्प रस को ये चूसता है। तो इस पक्षी को क्या बोलते हैं, शक्कर खोरा बोलते हैं। शक्कर खोरा की चोंच पतली और घुमावदार क्यों होती है, क्योंकि वह फूलों के रस को चूसने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। पतली होती है और घुमावदार होती है, ये फूलों के अंदर डाल देते हैं अपनी चोंच को और वहां से जो भी मकरंद वगैरह चूसना रहता है ये चूस लेते हैं। तो यहाँ से 2 टॉपिक हमारे थोड़े से क्लियर हुए। अच्छा, नेक्स्ट एक चीज़ और देख लें, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है भी, ये बाज व चील की चोंच छोटी और आगे की ओर मुड़ी होती है और पंजे क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। इससे उन्हें भोजन को पकड़ने में आसानी होती है, ठीक है। बगुला देख लीजिए, तो बगुला क्या होता है, पानी और उसके आसपास रहने वाले पक्षियों की चोंच इस प्रकार होती है कि वह कीचड़ या पानी में रहने वाले कीड़े एवं अन्य जीवों को पकड़कर आहार के रूप में ले सकते हैं। तो क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि पानी और उसके आसपास रहने वाले पक्षियों की चोंच किस प्रकार होती है, तो पतली होती है और घुमावदार होती है। अच्छा, पशुओं का भोजन आ गया इसमें। इसमें शाकाहारी मांसाहारी से भी क्वेश्चन यूपी टेट में पूछेंगे हर बार, ठीक है ना? तो जो मांस खाते हैं वो किस प्रकार के जानवर कहलाएंगे या जीव कहलाएंगे, वो मांसाहारी कहलाएंगे। जो सिर्फ शाक और कंदमूल फल खाते हैं और मतलब शाकाहारी चीज़ें जो खाते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो शाकाहारी हो जाएंगे। और जो दोनों चीज़ों को खाते हैं, मांस भी खाते हैं और शाकाहारी पदार्थ भी खाते हैं, तो क्या हो जाएंगे, सर्वाहारी हो जाएंगे। और एक चीज़ और है, जो सिर्फ कंदमूल फल खाते हैं, सिर्फ फल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो फलाहारी हो जाएंगे, फलाहारी। तो इस प्रकार से 4 चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई। और इसके आगे और हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें हैं। फिर वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। थर्ड चैप्टर जो हमारा आएगा, यातायात के साधन। इससे भी क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे गए हैं, हर बार पूछे गए हैं। अब यातायात के साधन कौन से होते हैं, तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो स्थल पे चलते हैं, स्थल मतलब जो ज़मीन पे चलते हैं, जैसे आपका हो गया मोटर गाड़ी हो गया, आपका ट्रेन भी हो गया, स्कूटर हो गया, ठीक है ना, ये स्थल वाले हो गए। सेकंड जो आता है जल वाले आते हैं, जल में क्या हो गया, नाव हो गया, पानी वाला जहाज हो गया, जिस प्रकार के हैं, ठीक है ना। और स्थल वालों में क्या क्या है, स्थल वालों में आपका कार हो गया, ट्रेन हो गया, स्कूटर हो गया, स्थल वाले हो गए। जल वाले तो आपका जहाज हो गया। और एक वायु मार्ग होता है, उसमें वायुयान हो गया, आपका हेलीकॉप्टर हो गया, इस टाइप के 3 प्रकार के यातायात के साधन होते हैं, जल, थल और वायु। तो इससे भी क्वेश्चन हर बार पूछे गए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जल, थल और वायु के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए, ये वायु मार्ग का हो जाएगा, ये जल मार्ग का हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों की बात करें, यहाँ पर ट्रैक्टर है, ट्रेन है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, स्थल मार्ग के यातायात के साधन हो जाएंगे। इससे भी क्वेश्चन पूछता है। अब यातायात के नियम आ गए, यातायात के नियम से भी क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से भी बनते हैं, बेसिक चीज़ें हैं और उसको भी देख लेते हैं हम। जैसे आप सभी लोग कोई अगर थोड़ा बड़े शहर में पहुँचेंगे या आप देखे होंगे, आप रहते होंगे अगर वहाँ पे, तो जो मेन चौराहा जो होता है वहाँ पर जो है लाइटें लगी होती है, 3 प्रकार की लाइटें होती हैं। एक आपका होता है रेड, एक होता है येलो और एक होता है ग्रीन, ठीक है ना। तो रेड का मतलब होता है कि स्टॉप, रुक जाइए। येलो का मतलब होता है जब येलो लाइट जलती है तो इसका मतलब होता है कि आप तैयार हो जाइए चलने के लिए। और ग्रीन का मतलब होता है कि अब चलिए, आप क्या है कि अब चलिए। तो 3 प्रकार की लाइटें होती हैं, सभी क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं।
और हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे नहीं गए हैं। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है जेब्रा क्रॉसिंग। इससे क्वेश्चन पूछा गया यूपी टेट में कि जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है। तो देख लीजिए, पैदल चौराहा पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे अगर हाईवेज वगैरह है तो वहाँ पर कुछ कुछ दूरी पे या जहाँ से मतलब आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा आवागमन होता है, वहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग इस टाइप की बना दी जाती है, पट्टियाँ बना दी जाती हैं। तो ये मतलब बीचों बीच में होता है। और जब भी आपको पैदल चलना है और ट्रैफिक अगर रेड लाइट जल रही है यानी सभी वाहन रुके हुए हैं, तो आप जब भी पैदल चलना है, आपको क्रॉस करना है, तो आप जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क को पार करेंगे। और भारत देश में यातायात के नियम के अनुसार हमें सड़क पर हमेशा किस तरफ चलनी चाहिए? बाएं तरफ चलना चाहिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें बेसिक हैं इसमें। मुझे पता है आप सभी लोगों के लेवल से बहुत एक तरीके से ये छोटी चीज़ें हैं और आप सभी लोगों को मतलब ये सारी चीज़ें पहले से पता होंगी, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके जीरो से एक तरीके से सफलता की ओर, यानी कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो और कभी आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए बेसिक चीज़ों को पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि हमको चीज़ों को रटना नहीं पड़ता है, याद नहीं करना पड़ता, वे ऑटोमेटिक हमारे दिमागों में बैठ जाते हैं। इसीलिए इस क्लास थर्ड के स्टैंडर्ड से ये किताबें हैं और इसमें हमको ऐसा नहीं कि हमको आ रहा है तो बहुत ओपन होनी चाहिए। बहुत ध्यान से सिर्फ सुन लीजिए, एक लिसनिंग टाइप सुन लीजिए, उसमें आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हमेशा चीज़ें याद रहेंगी। अब यातायात के जो ये चैप्टर था, यातायात के नियम में, इसमें कुछ ट्रैफिक रूल्स वगैरह होते हैं, सिग्नल होते हैं। अगर आप डीएल वगैरह बनवाने जा रहे हो, चाहे टू व्हीलर का या फोर व्हीलर का, तो उसमें भी जो अब लर्निंग टेस्ट होता है उसमें इस प्रकार के सिंबल दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हर जगह आपको मतलब प्रयोग में आ जाएंगी। अब गाड़ी चला रहे हो तो वहाँ पर भी आप देख करके तुरंत चीज़ों को पहचान जाएंगे और पहचान भी जाते होंगे। अब देखिए कुछ सिग्नल है यहाँ पे, हम लोग देख लेते हैं, सिंबल हैं। जैसे यहाँ पर अगर इस टाइप का बना हुआ है तो अंदर आना मना है, यानी एक सीधी रेखा है उसको काट दिया गया क्रॉस, तो यानी अंदर आना मना है। इस टाइप का अगर सिंबल बना हुआ है तो वहाँ पे वाहन ना खड़ा करें। इस टाइप का है तो यहाँ पर ना रुकें। यहाँ पर अगर है तो हॉर्न बजाएं। इस टाइप का अगर सिंबल बना हुआ है और हॉर्न पे अगर क्रॉस कर दिया गया है तो हॉर्न ना बजाएं, हॉर्न बजाना मना है। अगर इस टाइप का आपका कहीं सड़क वगैरह पे आप हाईवे वगैरह पे चल रहे हैं तो दाएं हाथ पे आपको मुड़ना है। यहाँ पर अगर है तो यहाँ बाएं हाथ का मोड़ है। आप अगर आपको टर्न लेना हो तो लीजिए, नहीं तो सिंबल यही कहता है कि आगे दाएं हाथ पर मोड़ है। इस टाइप का सिंबल है तो आगे बाएं हाथ पर मोड़ है। इस टाइप का कोई सिंबल लगा हुआ है तो विद्यालय है। और अगर इस टाइप का कोई सिंबल अगर बना हुआ है तो सकरा पुल है, यानी आप जा रहे हैं यहाँ से तो यहाँ थोड़ा सकरा पुल है और इसके आगे फिर सड़क वैसी चौड़ी मिल जा रही है। और यहाँ पे सकरी सड़क है। और सार्वजनिक टेलीफोन इसी तरह है, पेट्रोल पंप का सिंबल, अस्पताल का है, साइकिल स्टैंड का है, ऑटो रिक्शा का ये सिंबल जो यहाँ पे है। तो अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए आप, देखिए आदेशात्मक चिन्ह। आदेशात्मक चिन्ह कौन से होते हैं? ये चिन्ह जो है वो आदेश देते हैं जिनका पालन किया जाना अनिवार्य होता है और इनका आकार गोल एवं लाल रंग का होता है। जैसे कि ये सभी ये गोल और लाल रंग के होते हैं, ये सब क्या होते हैं? आदेशात्मक चिन्ह होते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, आपको सिंबल दे सकता है गोल का, यहाँ पे सर्किल का दे सकता है, ट्रायंगल का दे सकता है और स्क्वायर का दे सकता है। पूछ सकता है इसमें से आदेशात्मक चिन्ह कौन किस आकार में होते हैं, संकेतक सचेतक चिन्ह किस आकार में होते हैं और सूचनात्मक चिन्ह किस आकार में होते हैं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन एक बन सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो आदेशात्मक चिन्ह जो होते हैं वो सर्किल में होते हैं और रेड कलर के होते हैं। इनका आकार गोल एवं रंग लाल होता है, परंतु कुछ चिन्ह नीले रंग के भी होते हैं। जैसे यहाँ पर सर्किल में तो रहेगा लेकिन यहाँ नीले रंग का है और कुछ जो है मैक्सिमम लाल होते हैं, बस कुछ नीले होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? आदेशात्मक चिन्ह हो जाएंगे। दूसरा जो यहाँ पर है सचेतक चिन्ह है। ये चिन्ह चेतावनी देते हैं, इनका आकार त्रिकोणीय यानी ट्रायंगल होता है एवं रंग जो है लाल होता है। ये सचेतक चिन्ह कहलाएंगे। यह सभी देख लीजिए, ट्रायंगल में है, त्रिभुज में है। थर्ड जो है सूचनात्मक चिन्ह होता है। ये चिन्ह विभिन्न स्थानों की सूचना देते हैं। ये आयताकार होते हैं तथा रंग नीला होता है। मतलब सर्किल में भी हो सकते हैं, सॉरी स्क्वायर में भी हो सकते हैं और रेक्टेंगल में भी हो सकते हैं। तो यानी कि आयताकार में भी हो सकते हैं और स्क्वायर में भी हो सकते हैं। और इनका क्या काम है? ये विभिन्न स्थानों की सूचना देते हैं, ठीक है ना। और रंग इनका क्या होता है? हमेशा ब्लू होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। और हम लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एक बन सकता है आपका, मोटर वाहन एक्ट की धारा क्या है? तो मोटर वाहन एक्ट की धारा 134 जो है, इसमें कहा गया है
हमारे दायित्व से संबंधित कि जिसकी गाड़ी से दुर्घटना हुई है उसका दायित्व है कि वह घायल को डॉक्टर के पास ले जाए और पुलिस को सूचना दे। यानी अगर इन केस अगर हमारे साथ कोई कैजुअलिटी होती है, अगर हमारी गाड़ी से किसी को टक्कर लगती है, तो हमारा ये दायित्व है। मोटर वाहन एक्ट की धारा 134 जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हम उस जो हमारे द्वारा व्यक्ति घायल हुआ है उसको हम डॉक्टर के पास ले जाएं और पुलिस को सूचना दें। यदि हमारी गाड़ी से दुर्घटना नहीं हुई है लेकिन हमारे सामने हुई है, तो भी हमारा दायित्व बनता है कि हम घायल व्यक्ति की मदद करें जिससे उसे तुरंत उपचार मिल सके। ओके, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा दूरसंचार साधन की। ये किस किस प्रकार के होते हैं दूरसंचार के साधन जो होते हैं, यानी संप्रेषण के साधन अगर हम बोल सकते हैं इसको, तो 3 प्रकार के होते हैं, ऑडियो वीडियो और ऑडियो वीडियो। दो मतलब 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सिर्फ दृश्य सामग्री होती है संचार के साधन, जो सिर्फ पढ़ी जाती है, जैसे आपका पेपर हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, इस टाइप के पोस्ट कार्ड हो गया। और ऑडियो में क्या आ जाएगा, यानी श्रव्य में क्या आ जाएगा, श्रव्य में जो आ जाएगा आपका मोबाइल आ जाएगा, टेलीफोन आ जाएगा, इस प्रकार के जो रहेंगे, रेडियो आ जाएगा। ये श्रव्य सिर्फ सुनने वाले साधन रहेंगे संचार के। और एक होता है ऑडियो और वीडियो यानी दृश्य श्रव्य साधन, तो उसमें आपका टीवी हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, जिसमें हम देख भी सकते हैं। मोबाइल भी देखिए, जो छोटी वाली मोबाइल होगी वो ऑडियो वाली होगी, लेकिन जो बड़ी वाली मोबाइल इस टाइम आ रही है एंड्रॉयड बेसिस पे आता है, वो उसमें आपका ऑडियो वीडियो दोनों हो जाएगा। तो 3 प्रकार के यहाँ साधन हो जाएंगे, संचार के साधन हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, संचार के कितने साधन होते हैं। तो दृश्य होता है, दृश्य को जिसको हम देख सकते हैं। श्रव्य जो होता है जिसे सिर्फ हम सुन सकते हैं, वो आपका टेलीफोन हो जाएगा और रेडियो हो जाएगा। दृश्य में हो जाएगा पोस्ट कार्ड, पेपर, चार्ट, मॉडल हो जाएगा। और दृश्य श्रव्य में जो हो जाएगा जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, एक साथ दोनों उसमें हो सकता है, तो वो आपका टेलीविजन हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और आई होप कि आपको ये जो बेसिक चैप्टर है क्लास 3 का ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक की भी करिएगा और इससे संबंधित अपने व्हाट्सएप एफबी ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि आपको ये कैसा लगा। और हम नेक्स्ट जो बनाएंगे इसका वीडियो एनवायरनमेंट का, वो क्लास 4 का बनाएंगे, क्लास 4 का बनाएंगे। और जिसमें जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर उसमें होंगे जो हमसे संबंधित होंगे, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या किसी भी वनडे एग्जाम से संबंधित होंगे, उसको चैप्टर को हम इंक्लूड करेंगे और उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आई होप कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी यदि आप कंटिन्यू मतलब इस चैनल से बने रहेंगे। आपको कहीं से और कोई भी मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहाँ तक मेरा एक प्रयास यही रहेगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।